जय हिंद फ्रेंड्स। तो हाजिर हूं मैं आपके सामने। आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं यूपी पीसीएल और यूपी आरवीयूएनएल के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सीरीज का पार्ट नंबर फर्स्ट, यानी कि ये हमारा क्या है, डे फर्स्ट है। और इसी तरह करके जैसा कि मैंने अपने आपको प्रीवियस वीडियो में ओ लेवल का पूरा सिलेबस समझाया था, तो उस सिलेबस से रिलेटेड मतलब जितना भी ओवरऑल सिलेबस रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके यूपी पीसीएल और यूपी आरवीयूएनएल के 2022 वैकेंसी के लिए, यानी जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है 2022 का, यूपी आरवीयूएनएल हो या यूपी पीसीएल हो, उसके लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो सेशन आज से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। और प्लीज अगर आप इस सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आपने मेरी सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज वहां पर जाओ, सिलेबस वाली वीडियोस देखो और उसके बाद आकर के इसको जरूर से फिर कवर अप करना, क्योंकि यहां से आज ये डे फर्स्ट है और इसके बाद डे सेकंड, डे थर्ड और ऐसे ऐसे करके हम लोग आगे पूरी की पूरी एक वीडियो, एक सीरीज लाने वाले हैं, जो कि हमारी एक यहाँ पर 100% गारंटी है कि यहीं से आपके क्वेश्चंस इस सेक्शन के आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इन यहाँ पर 100% गारंटी के साथ आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, दैट मीन्स कि बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रही है। और प्लीज इस मेहनत को थोड़ा सा हमारे लिए भी एक मोटिवेशन लाओ। ये मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आपके व्यूज, आपके लाइक्स और आपके कमेंट से ही आता है। सो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को इस लास्ट तक जरूर से देखना। ठीक है, चलो फिर आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम गवाए हुए। मैं शिवांश और आपका आप जुड़े हैं मिशन विद आकाश के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि हमारे यूपी आरवीयूएनएल और यूपी पीसीएल के पर्पस से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, वो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कैन कंटेन डैश। एक एचटीएमएल दस्तावेज में डैश हो सकता है। ठीक है, यहां पर हमसे पूछ रहा है कि हमारा जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होता है उसमें क्या हो सकता है। ऑप्शन ए टैग्स, बी एट्रीब्यूट, सी रॉ टेक्स्ट या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन यानी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ऑल ऑफ द अबव हमारा जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होता है, मैंने आपको अपने सिलेबस वाली वीडियो में बताया हुआ है। फिर से बोल रहा हूं भाई लोग, जो सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखे हो प्लीज जाकर के उसको जरूर से आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में क्या क्या होते हैं, ऑल ऑफ द अबव, यानी टैग्स भी होते हैं, एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, रॉ टेक्स्ट भी होता है। दैट मींस देखो बगल में आपके एग्जांपल के लिए मैंने एक हल्की सी एक इमेज भी बना दी थी। इसमें देखो आप लोग देख सकते हो कि ये नॉर्मल हमारा HTML का एक बेसिक टेक्स्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? HTML का एक बेसिक टेक्स्ट है, एकदम नॉर्मल सा टेक्स्ट है। ठीक है, नॉर्मल सी लाइन है, आप HTML की कह लो। इस पर देखो आप लोग ध्यान से, तो ये टैग भी है। ठीक है, देन एट्रीब्यूट भी लिखा हुआ है आपका, उसके बाद एट्रीब्यूट वैल्यू भी लिखी हुई है, देन आपका रॉ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। ये पार्ट क्या है? रॉ टेक्स्ट का। और ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, ये क्या है? क्लोजिंग टैग है। तो देखा जाए तो यहाँ पर हर चीज दी हुई है। ठीक है, हर चीज दी हुई है, यानी कि हमारे यहाँ टैग्स भी दिए हुए हैं, एट्रीब्यूट्स भी दिए हुए हैं, रॉ टेक्स्ट भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी HTML डॉक्यूमेंट होता है उसमें ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपर्युक्त सभी, ये सारे के सारे हमारे जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें हमारी मौजूद होती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? अ पेज डिजाइन्ड इन HTML इज कॉल्ड। देखो इसको हिंदी में पढ़े। अब HTML में डिजाइन किए गए पेज को डैश कहा जाता है। ठीक है, देखो अब यहां पर एक चीज समझना, होता क्या है कि हमारा जो HTML होता है, HTML हो either it is HTML और CSS। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? हमारे एक कोर प्रोग्राम होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ वेब डिजाइन। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ वेब डिजाइन। वेब डिजाइन के पर्पज से ये HTML और CSS क्या होते हैं? एक कोर प्रोग्राम होते हैं, यानी इन्हीं के थ्रू हम लोग चीजों को डिराइव करते हैं, डिफाइन करते हैं और बनाते हैं। किस चीज के लिए? इंटरनेट के पर्पज से। हमारी कोई भी वेबसाइट हो गई या कुछ भी एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा जो चीजें होते हैं, वेब ब्राउजर हो गया, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो ये सारी चीजें हमारे कहां पर बनती है? HTML और CSS पर हम लोग फिर कोडिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो चलो अभी यहां पर देखते हैं कि हमारा एक पेज डिजाइन इन HTML इज कॉल्ड, यानी कि अगर हम HTML में किसी पेज को डिजाइन करते हैं, वेब पेज को, यहाँ पर वेब पेज की बात हो रही है। ठीक है, वेब पेज की यहाँ पर बात हो रही है। तो वेब पेज को अगर हम लोग डिजाइन करते हैं HTML में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कवर पेज, ऑप्शन बी एप्लीकेशन, ऑप्शन सी वेब पेज या फिर ऑप्शन डी फ्रंट एंड। ठीक है,
क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर हम HTML में कोई पेज बना रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेब पेज, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेब पेज ही बोलेंगे। HTML में अगर कोई हम चीज बता रहे हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो वेब पेज ही कहलाता है। देखो अब एक चीज लोग कंफ्यूज किस में होते हैं, कंफ्यूज होते हैं फ्रंट एंड में, ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड में, ठीक, फ्रंट एंड और बैक एंड में, ठीक है, सॉरी बैक एंड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। होता क्या है, देखो यार, वेब पेज पर ही आपका एंड और बैक होता है, वेब पेज पर ही आपका एंड बैक और जिसको हम लोग फ्रंट बोलते हैं, ये सारा का सारा आपका किस पे होता है, वेब पेज पर ही होता है। सो दैट मींस अगर वेब पेज ही नहीं होगा तो वहां पर फ्रंट एंड और फ्रंट बैक एंड की बात ही क्या होगी, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, HTML पे जो भी बनाते हैं उसको वेब पेज बोलते हैं, और CSS में जो बनाते हैं वहां पर आपका फ्रंट एंड बनता है, ठीक है, फ्रंट एंड बनता है, और आप कह सकते हैं बैक एंड बनता है, ठीक है। ये दोनों चीजों के एंड्स बनते हैं, ठीक है, एंड्स बनते हैं। फ्रंट एंड और बैक एंड आपके यहीं पर कौन बनाता है, CSS बनाता है, और HTML क्या बनाता है, आपका वेब पेज बनाता है। HTML क्या बनाता है, वेब पेज बनाता है, और जबकि हमारे आपके जो फ्रंट एंड और बैक एंड के पेजेस होते हैं ये कौन बनाता है, CSS बनाता है। बहुत ही अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। देखिए मैं आपके लिए फिर से लिख दे रहा हूं, HTML हमारा क्या बनाता है, वेब पेज बनाता है। HTML क्या बनाता है, वेब पेज बनाता है, और वहीं पर हमारा जो CSS होता है ये क्या बनाता है, फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड बनाएगा HTML, और क्या बनाएगा, बैक एंड, और क्या बनाएगा ये, फ्रंट एंड और बैक एंड कौन बनाता है, CSS बनाता है, और HTML क्या बनाता है, वेब पेज बनाता है। बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लीजिएगा, बहुत माइनर सा डिफरेंस है बट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही आराम से समझिएगा इस चीज को। और एक चीज आप लोग के लिए बता दूं कि हमारा जो बैकएंड होता है यहीं पर हमारे वेब पेज की कोडिंग होती है, ठीक है, यहीं पर क्या होती है, कोडिंग होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या बोलते, देखो HTML, मैंने आपको सिलेबस वाली वीडियो पर अपनी पहले ही बताया था कि भाई HTML एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है, HTML क्या होने वाला है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। द HTML डॉक्यूमेंट कंटेन्स अ रूट टैग कॉल्ड, ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट में, HTML दस्तावेज में डैश नाम का एक रूट टैग होता है। देखो रूट टैग किसको बोलते हैं HTML डॉक्यूमेंट में, हमसे ये बोल रहा है, ठीक है, रूट टैग किसको बोलते हैं HTML डॉक्यूमेंट में, हमसे ये बोल रहा है, A टाइटल, B टैग, C HTML, या फिर D बॉडी। देखो किसको बोला जाता है रूट टैग HTML के किसी भी डॉक्यूमेंट पर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से इसको देखना, ठीक है, किसको बोला जाता है, खुद HTML को। अब देखो खुद HTML को क्यों बोला जाता है, यहां पर मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लगाया हुआ है, इस एग्जांपल को देखना। सबसे पहले अगर हम किसी भी प्रोग्राम की कोडिंग करते हैं तो उसको कुछ इसी तरीके से करते हैं। सबसे पहले ऊपर देखो हेड में HTML लिखा आएगा, ठीक, देन हेड, देन टाइटल यानी सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, और फिर स्लैश टाइटल स्लैश हेड बॉडी, दिस इज अ वेरी सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, और उसका स्लैश बॉडी स्लैश HTML। देखो यहां पर ये चीज समझना, सबसे ऊपर रूट टैग यानी कि किससे शुरुआत हो रही है, रूट उसका क्या है, एकदम मेन चीज क्या है, देखो HTML से ही शुरुआत हो रही है, एंड देन हम लोग HTML पर ही लास्ट में खत्म हो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना ये जो स्लैश होता है, ये स्लैश आपका क्या डिनोट करता है, ये जो ऐसे करके स्लैश लगा हुआ है, ये स्लैश आपका क्या डिनोट करता है, ये उस टैग का एंड डिनोट करता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर HTML स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पर देखो ये जो रूट सॉरी ये जो आपका स्लैश लगा हुआ है, ये क्या है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। और वहीं पर देखो ये बॉडी, ठीक है, ये बॉडी वाला टैग देखोगे तो बॉडी यहाँ पर खत्म हो रही है, यहाँ पर बॉडी स्टार्ट हुई है और यहाँ पर बॉडी खत्म हो रही है। एंड देन उसके बाद देखो टाइटल, टाइटल यहाँ पर स्टार्ट हुआ और टाइटल यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, रूट टैग क्या कहलाता है, HTML, खुद HTML को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रूट टैग ही बोलते हैं। दैट इज कि यहाँ पर ये HTML से ही स्टार्ट होगा और HTML पे ही खत्म होगा, ये रीजन है कि हम इसको रूट टैग बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। टू रिप्रेजेंट अ 31 डिजिट बाइनरी नंबर, अगर हमें कोई 31 डिजिट्स का बाइनरी नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है, वी नीड अ मैक्सिमम ऑफ डैश डिजिट्स इन द डेसिमल नंबर सिस्टम, तो फिर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम पर डैश मैक्सिमम डिजिट्स का यूज करना पड़ेगा। यानी इसको हिंदी में एक बार समझ लें, एक 31 अंकीय बाइनरी संख्या को प्रतिनिधित्व करने के लिए, अगर एक 31 डिजिट्स की कोई बाइनरी संख्या है, उसको रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें दशमलव संख्या प्रणाली में अधिकतम डैश अंकों की आवश्यकता होती है। अगर हमें 31 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करना है, जो कि बाइनरी नंबर है, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें,
संख्या प्रणाली में, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी को हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। और जो हमारा बाइनरी नंबर है वो कितने डिजिट्स का है, 31 डिजिट्स का है। तो हमें टोटल कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल नंबर सिस्टम के यूज करने पड़ेंगे। सो ऑप्शन ए 7, ऑप्शन डी 10, ऑप्शन सी 11 या फिर ऑप्शन डी 15। ठीक है, कितने का हमें मैक्सिमम यूज करना पड़ेगा, दैट इज ऑप्शन बी 10। ठीक है, ऑप्शन बी 10। देखो बाइनरी बाइनरी में, हाँ बाइनरी में देखो 31 डिजिट्स है। और उसके बाद देखना एक चीज, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम की देखो यहां पर सब क्या यूज हो रहा है पता है, यहां पर यूज हो रहा है आपकी बेस वैल्यू। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हम लोग बात करें, डेसिमल नंबर में देखो 0 to 9 हमारा होता है नंबर, और उसकी बेस वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। 0 to 9 हमारा नंबर हो गया और बेस वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो यहाँ पर इसीलिए देखो मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने हैं, 0। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसको अगर काउंट किया जाए, ये 0 है भाई लोग। ठीक है, अगर इसको हम लोग टोटल काउंट कर लें तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स हो जाएंगे। इसी वजह से देखो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, इसी तरीके से बाइनरी में भी होता है। बाइनरी में क्या है, देखो बाइनरी में 0 और 1 होता है, 0 और 1 हम लोग यूज करते हैं, और यहाँ पर इसकी बेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि देखो 0,1 टोटल डिजिट्स कितने हो गए, 2। उसी तरीके से यहाँ पर देखो टोटल डिजिट्स कितने हो गए, 10। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बेस वैल्यू का ही यूज करेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। देखो ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को भी, ये क्या है, रैम और रोम पे क्वेश्चन है, ये रैम और रोम पे क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए, डी रैम इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ऑप्शन बी, रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन सी, रैम इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ऑप्शन डी, रैम इज रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना कि यहाँ पर नॉट लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, यानी कौन सा सही है, देखो कौन सा सही के बाद नहीं लगा होता। ठीक है, कई क्वेश्चन में नहीं लगा होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि नहीं लगा है कि नहीं लगा है, नॉट लगा है कि नहीं लगा है। जल्दीबाजी में क्वेश्चन मत पढ़ना, वरना ये जो बहुत ही जरूरी वर्ड्स होते हैं इनको तुम लोग स्किप कर दे जाओगे। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना। जैसे यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, यानी निगेटिव स्टेटमेंट हमको नहीं बताना है, हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट बताना है। सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देखो ये तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कॉमन सेंस वाला था कि भाई देखो रैम, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, एसी का फुल फॉर्म ही पूछ लिया था। ठीक है, फुल फॉर्म ही पूछा था। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे बेसिक नॉलेज भी टेस्ट हो गई। बोला था ना ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन देखो कितना हार्ड लग रहा था कि यार इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। घबराया मत करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, अब एक चीज समझना, एक चीज यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि अगर जो हमारी रैम है, ठीक है, रैम हमारी क्या होती है, वोलाटाइल इन नेचर होती है। ठीक है, वोलाटाइल नेचर होता है रैम का। ठीक, तो अगर हम पी रैम या डी रैम की बात करें, डी रैम हो गया, पी रैम हो गया, ठीक है, पी रैम हो, डी रैम हो, अगर हम इन सब की बात करते हैं तो ये भी ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे, वोलाटाइल नेचर ही रहेंगे। ठीक है, वोलाटाइल ही ये भी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि भाई देखो रैम के ही तो ये दोनों पार्ट हैं, डी रैम और पी रैम किसके पार्ट है, वोलाटाइल मेमोरी किस, मतलब रैम के ही तो डी रैम और पी रैम पार्ट होते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये दोनों किसके अंडर में आ जाएंगे, वोलाटाइल इन नेचर के ही अंडर में आएंगे। ऑन द अदर हैंड हमारा जो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। उसके बाद जो हमारा रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, ये क्या होता है, ये नॉन वोलाटाइल होता है। ठीक है, नॉन वोलाटाइल इन नेचर होता है, और इसी वजह से इसके जो पार्ट होंगे, चाहे हमारा ई रोम हो, ठीक है, ई रोम हो, पी रोम हो, पी रोम हो, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये भी क्या हो जाएंगे, नॉन वोलाटाइल हो जाएंगे। ठीक है, नॉन वोलाटाइल ये भी हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, मेरी वीडियोस को देख लेना स्टोरेज वाली, आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी, उसको प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरर नंबर। आहा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग, इसको स्टार बना के कॉपी पर नोट डाउन जरूर से आप लोग करेंगे। ठीक है, एरर नंबर, ठीक है, एरर नंबर डैश इंडिकेट्स दैट अ स्पेसिफिक यूआरएल हैज बीन रीनेम्ड और हैज बिकम नॉन एग्जिस्टेंट और रिमूव्ड फ्रॉम द इंटरनेट। यानी कि त्रुटि संख्या एरर नंबर डैश इंगित करती है कि विशिष्ट यूआरएल का नाम बदल दिया गया है या
अस्तित्वहीन हो गया है या इंटरनेट से ही हटा दिया गया है। यानी कि अगर किसी यूआरएल को हम लोग ऐसा यूआरएल सर्च करें हमारे वेब ब्राउजर वेब सर्वर पर, ऐसा यूआरएल सर्च करें जो कि रिमूव कर दिया गया है इंटरनेट से ही, या रीनेम कर दिया गया है, किसी और नाम से अपलोडेड है, या कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता यानी नॉन एग्जिस्टेंट है। ठीक है, तो उस जगह पर हम लोग जब सर्च कर देंगे, हमारे वेब ब्राउजर पर जब हम लोग सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर एरर नंबर क्या आएगा, एरर नंबर लिख करके क्या आता है, आप लोग अगर याद करिए, कभी कभी हम लोग सर्च करते हैं तो यहाँ पर एक डैश एरर नंबर होता है और उसके बाद लिखा रहता है नॉट फाउंड। ठीक है, नॉट फाउंड, ये नॉट दो बार हो गया, सॉरी। ठीक है, तो नॉट फाउंड लिख करके आ जाता है, एरर नंबर डैश रहता है और उसके बाद नॉट फाउंड लिख करके आ जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, कौन सा नंबर होता है, A401, B402, C404 या फिर D405। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इसका 404। ठीक है, 404। और देखो यहां पर कैसे लिख के आता है, 404 नॉट फाउंड। ठीक है, सर्वर 404 नॉट फाउंड या फिर 404 नॉट फाउंड, ऐसे करके लिख करके आ जाता है। अब देखो इसको याद करने की एक ट्रिक मैं आप लोग बता देता हूं, सेम नेम। ठीक है, यानी सर्वर 404 नेम से एक हॉलीवुड मूवी भी आई हुई है। ठीक है, हॉलीवुड मूवी भी आई हुई है और अभी लेटेस्ट मूवी है, तो इसको उस तरीके से याद कर सके, यार एक मूवी आई हुई थी सर्वर 404 और सेम नेम से हम ये हम लोग याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं कि यार अगर कोई यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या, HTTPS कॉलम डबल स्लैश ऐसे करके जो लिंक होते हैं हमारे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूआरएल, या फिर इसको सिंपली हम लोग ऐसे www डॉट ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं यूआरएल। ठीक, तो अगर हम किसी यूआरएल को डालते हैं और उसके बाद हम लोग एक ऐसा यूआरएल डालते हैं जो कि रीनेम कर दिया गया है, दूसरे नेम से अपलोड किया गया है, नॉन एग्जिस्टेंट है, एग्जिस्ट ही नहीं करता इंटरनेट पर, या फिर रिमूव कर दिया गया है इंटरनेट से, तो वहां पर क्या लिख करके आएगा, सर्वर 404 नॉट फाउंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ यू वांट टू प्लेस अ टेक्स्ट अराउंड एन इमेज which CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स प्रॉपर्टी शुड बी यूज। यानी कि यदि आप किसी छवि के चारों ओर टेक्स्ट रखना चाहते हैं तो हमें किस CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट संपत्ति का उपयोग करना चाहिए। देखो यहां पर हमसे ये बोल रहा है कि अगर हम कोई हमारे पास इमेज है, ठीक है, ये हमारे पास इमेज है कोई, ठीक है, ये कोई भी रैंडमली हमारे पास इमेज है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर CSS पे ध्यान रखना, ये चीज CSS की पूछा है, CSS की पूछा हुआ है। ठीक है, CSS की पूछा है और यहाँ पर हमसे ये बोल रहा है कि अगर हमें CSS पर ही हमें कोई इमेज है, ये हमारी इमेज है और इसके चारों तरफ ऑल अराउंड ऑफ इट वी वांट टू प्लेस टेक्स्ट। ठीक है, हमें चारों तरफ इसके टेक्स्ट रखना है, तो हम किस चीज का यूज करने वाले हैं, किस चीज का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, किस ऑप्शन या किस प्रॉपर्टी का हम लोग CSS की किस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे। ऑप्शन ए फ्लोट, ऑप्शन बी पुश, ऑप्शन सी रैप, ऑप्शन डी अलाइन। ठीक है, तो किस चीज का यूज करेंगे, किस प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं भाई लोग, हम लोग यूज करेंगे ऑप्शन ए दैट इज फ्लोट। ठीक है, किस चीज का यूज करेंगे, फ्लोट ऑप्शन में, यानी फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखो जो चीज मैंने आपको ऊपर बताई थी एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं कि भाई देखो HTML एंड CSS आर टू ऑफ द कोर टेक्नोलॉजीज फॉर बिल्डिंग वेब पेजेस। हमें वेब पेजेस बनाने के लिए जो कि कोर टेक्नोलॉजी यानी एकदम बेसिक और बहुत अति महत्वपूर्ण जो टेक्नोलॉजी है वो कौन कौन सी है, फ्लोट है, ठीक है, ओ सॉरी HTML है और CSS है। ठीक है, सामने लिखा हुआ था जस्ट कंफ्यूजन हो गया, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो HTML और CSS ये क्या है, हमारी एक कोर टेक्नोलॉजी है, किस चीज के लिए, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। और अगर हमें CSS में किसी इमेज के अराउंड हमें टेक्स्ट लिखना है, देखो टेक्स्ट लिखा हुआ है ऐसे करके लाइन लाइन। ठीक है, तो अगर हमें इमेज के अराउंड में अगर हमें टेक्स्ट लिखना है तो वहां पर हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, CSS की फ्लोट प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू क्लोज अ विंडो इन विंडोज OS दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई लोग शॉर्ट फॉर्म बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्वेश्चन आते हुए छूट जाएंगे अगर आपको शॉर्ट फॉर्म प्रिपेयर नहीं होगा। ठीक है, टू क्लोज अ विंडो इन विंडोज OS यू मे यूज, यानी कि विंडोज OS में विंडो बंद करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि हमसे ये पूछ रहा है, देखो सामने हमारे जो विंडो खुली हुई है, ठीक है, ये विंडो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, एक विंडो सामने खुली हुई है, इस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये विंडो को अगर हमें क्लोज करना है तो हम किस
ऑप्शन की का यूज करेंगे, यानी कि शॉर्टकट की का यूज करेंगे नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कंट्रोल प्लस F5, सेकंड ऑप्शन ऑल्ट प्लस F4, थर्ड ऑप्शन शिफ्ट प्लस F1 एंड द लास्ट ऑप्शन इज डी, विंडोज लोगो की प्लस F4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी अगर हमें करंट विंडो अगर हमें क्लोज करनी है, करंट हमारे सामने जो विंडो ओपन है इसको हमें क्या करना है, क्लोज करना है, यानी कि ये जो यहाँ पे क्रॉस बटन होता है इसको हमें की से प्रेस करना है। ठीक है, यानी की के थ्रू हमें इसको क्लोज करना है, तो हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो कौन से शॉर्टकट की का यूज करोगे भाई, ऑप्शन बी, दैट इज ऑल्ट प्लस F4। ऑल्ट प्लस F4 अगर मैं अभी प्रेस कर दूं तो भाई ये जो सामने विंडो खुली है ये बंद हो जाएगी। वैसे तो मैं नहीं करूंगा, बट अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक छोटे सा शॉर्ट्स बना के आप लोग के लिए डाल दूंगा शॉर्टकट्स के लिए, अगर चाहिए हो तो उसको भी कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए जरूर बना दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉगल की ऑन अ कीबोर्ड। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, लास्ट तक वीडियो को मेरे जरूर से देखा करो, क्योंकि मैं लास्ट में ही इंपॉर्टेंट वीडियो और सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता हूं। ठीक है, शुरू में भी रहते हैं और लास्ट में भी रहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन की तरफ, जहां पर ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉगल की ऑन अ कीबोर्ड, यानी नीचे निम्न में से कौन एक कीबोर्ड पर टॉगल की है, कौन सी एक टॉगल की है। ऑप्शन ए कंट्रोल, ऑप्शन बी ऑल्ट, ऑप्शन सी शिफ्ट या फिर ऑप्शन डी स्क्रॉल लॉक। ठीक है, कौन सी की है, कौन सी टॉगल की है आपके सामने, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी एक टॉगल की है। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले देखो इसको याद कर लो और कॉपी पर लिख लो तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो मॉडिफायर कीज, कई तरह की कीज होती है, फंक्शन कीज, मॉडिफायर की और आपकी टॉगल की सामने लिखी हुई है। ठीक है, तो कई तरह की कीज होती है हमारे कीबोर्ड में, तो एक चीज याद रखना, मॉडिफायर की में क्या क्या होता है। मॉडिफायर की में आपका कंट्रोल आता है, मॉडिफायर की में आपका ऑल्ट आता है, मॉडिफायर की में ही आपके शिफ्ट यूज होते हैं। ठीक है, ये तीनों जो आपकी बटन्स हैं ये आपके किसके अंडर में आती हैं, मॉडिफायर की के अंडर में आती हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये याद होगा, मॉडिफायर की आपको याद हो, तो देखो भाई कंट्रोल मॉडिफायर की के अंडर में आ गया तो ये नहीं होगा, ऑल्ट मॉडिफायर की के अंडर में आ गया तो ये भी नहीं होगा, शिफ्ट मॉडिफायर की के अंडर में आ गया तो ये भी नहीं होगा। अब बचता क्या है, ऑप्शन लास्ट, ऑप्शन डी, दैट इज स्क्रॉल लॉक, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, टॉगल की हमारी कितनी होती है हमारे कीबोर्ड पर, टॉगल की हमारी आपकी 4 होती है। ठीक है, 4 होती है। सबसे पहले आपकी कैप्स लॉक, ठीक है, कैप्स लॉक हो गया, आपका नम लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, एंड देन लास्ट इज इंसर्ट। ठीक है, लास्ट क्या होता है, देखो याद रखना इस चीज को, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और इंसर्ट। ठीक है, ये 4 कीज आपकी किस में आती हैं, आपके टॉगल की में आती हैं। ठीक है, मॉडिफायर की कौन कौन सी होती है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट। ठीक है, मॉडिफायर की आपकी कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट होती है, और टॉगल की क्या होती है, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और इंसर्ट। अरे रुको जरा, सबर करो, अभी तुमको इसका एक कह सकते हैं ट्रिक भी बता रहा हूं कि इसको कैसे याद करना है, रटो मत, हर चीज दिमाग से याद करो। देखो टॉगल की क्या होती है, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, यूज अलोन, ईदर ऑन और ऑफ। देखो टॉगल की हमेशा अकेले यूज होगी, ठीक है, और ये किसी भी चीज को ऑन और ऑफ करने के लिए यूज होगी। कैप्स लॉक की भाई ऑन या ऑफ, कैपिटल लेटर, नम लॉक आपके जो न्यूमेरिक आपकी जो होती है इसको आप ऑन और ऑफ कर सकते हो, स्क्रॉल लॉक आप स्क्रॉल करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, और इंसर्ट से भी आप अनलॉक और लॉक कर सकते हो, डिपेंड ऑन द प्रोग्राम इन विच यू आर वर्किंग। ठीक है, और उसके बाद देखो मॉडिफायर की क्या होती है, मॉडिफायर की क्या होती है, ऑलवेज यूज्ड विद कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज। याद रखना इस चीज को भाई लोग, बहुत ही छोटी सी ट्रिक और बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि मॉडिफायर की आपकी हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज से यूज होती है। देखो कंट्रोल हम लोग कभी सिंगल प्रेस अलोन प्रेस नहीं करते हैं, कंट्रोल प्लस ए ही करते हैं, कंट्रोल प्लस एस करते हैं, कंट्रोल प्लस वी करते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस समथिंग रहता है। ऑल्ट ऑल्ट हम लोग अलोन नहीं प्रेस करते हैं, ऑल्ट जो भी हम जिस भी पर्पस यूज कर रहे हैं उसको इस हिसाब से की को यूज करते हैं। शिफ्ट भी हम लोग अलोन कभी नहीं प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, शिफ्ट प्लस स्मॉलर देन फॉन्ट की साइज को यूज करने के लिए, रिड्यूस और इंक्रीज करने के लिए होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना भाई, एकदम क्लियर रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट, आज के डे फर्स्ट की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे, देखो एमएस एक्सेल, यार मैं अपने ओ लेवल वाले वीडियो में भी बताया हूं कि भाई एमएस एक्सेल आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। ठीक है, इन एमएस एक्सेल फाइल कैन बी कॉल्ड अ, एमएस एक्सेल फाइल में कहा जाता है, एमएस एक्सेल फाइल में कहा जाता है, देखो इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन कंफ्यूज किया हुआ है बट तुमसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, पूछना ये चाह रहा है कि हमारी एमएस एक्सेल की जो फाइल होती है इसको हम लोग
क्या बोलते हैं, ठीक है, एमएस एक्सेल की फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली यहाँ पर तुमसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए वर्कशीट, ऑप्शन बी ग्रिड शीट, ऑप्शन सी सेल बुक, या फिर ऑप्शन डी वर्कबुक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बहुत ध्यान से बताना। देखो एमएस एक्सेल आप लोग जानते हो भाई, स्प्रेडशीट होते हैं, ये तो हर किसी को पता है, ये हमारी एक शीट होती है एमएस एक्सेल की कुछ इस तरीके से, ठीक है। स्प्रेडशीट बहुत कॉमन नेम है, स्प्रेडशीट, ठीक है, स्प्रेडशीट एक बहुत कॉमन नेम है एमएस एक्सेल का, बट यहां पर देखो तो स्प्रेडशीट तो दिया ही नहीं है। अब ये क्या होता है, ये होता है हमारा वर्कशीट, ठीक है, ये क्या होता है वर्कशीट, यहां पर करेक्ट नेम होगा। और उसके बाद देखना ग्रिड शीट नहीं होता, ठीक, सेल बुक नहीं होता है, वर्कबुक क्या होता है, देखो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड एज वर्कबुक, ठीक है। देखो लिख दे रहा हूं, कलेक्शन, राइटिंग थोड़ी बुरी है, बुरा मत मानना, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट is called as workbook, ठीक है, इज कॉल्ड एज वर्कबुक, ठीक। वर्कबुक क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। तो यहाँ पर लेकिन क्या बोल रहा है, फाइल का नाम पूछ रहा है हमसे, ठीक है। देखो शीट्स हमारे पास यहाँ पर अगर आप लोग यूज कर रहे होगे एमएस एक्सेल, तो यहाँ पर शीट फर्स्ट होती है, यहाँ पर शीट सेकंड होती है, और यहाँ पर शीट थर्ड होती है। यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, एक इकलौती फाइल यानी एक इकलौती शीट के बारे में पूछ रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज वर्कशीट, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर से कमेंट सेक्शन पर जाना, और वीडियो को जरूर से लाइक करना, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।